गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉ। हमारी ये जो क्लास है आज की, ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की हमारी जो क्लास है, ये थर्ड क्लास है। कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लास हम कर चुके हैं। मैं बता दूं, क्लास वन में हमने जो स्टार्ट किया था वो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था? इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने क्लास टू स्टार्ट की। क्लास टू में हमने लिया था सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। मतलब क्या है? एक सुटेबल बिजनेस एंटिटी आपके लिए आपको चूज़ करना होता है कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, वो सिलेक्ट करेगा अपने लिए कि मेरे लिए कौन सी बिजनेस एंटिटी सुटेबल रहेगी। सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। सिलेक्शन में क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एंटिटी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप एंड LLP, कंपनी, सोसाइटी। ये क्या होती है? बिजनेस एंटिटी होती है। तो उनकी क्या है, अलग अलग क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। और उन्हीं के एडवांटेजेस के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे, जो एक पर्सन को वो अपने अकॉर्डिंगली सुटेबल लगता है, वो एक बिजनेस एंटिटी को क्या करता है, चूज़ करता है। तो चैप्टर नंबर 1 हमने जो ये पढ़ा, ये किसके रिगार्डिंग था? सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल बिजनेस एंटिटी। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हम अपनी क्लास नंबर, जो हमारी क्लास है थर्ड में, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कॉरपोरेट एंटिटीज़। कॉरपोरेट एंटिटीज़। हमने अपनी अभी क्लास जो की है कंपनी लॉ की, उसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। सेम जो है कॉरपोरेट एंटिटीज़, हम क्या पढ़ेंगे? सेम वही है। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। तो जैसे हम एक बार लेसन आउटलाइन में आ जाते हैं। लेसन आउटलाइन क्या कहता है? ICSI का मॉड्यूल क्या कहता है कि इस लेसन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन, कॉरपोरेट एंटिटी होती क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपनी। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपनी। तो यही जो हमने टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा है अपना, ये वही है, सेम है। टाइप्स ऑफ कंपनी जो हमने अपना कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, तो ये भी क्या है? कॉर्पोरेट एंटिटी टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर ही है। ड्राफ्टिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, MOA कैसे ड्राफ्ट करते हैं, या इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट जो भी हैं, उनके बारे में इसमें बता रखा है कि एक बार जब क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनी आप देख लोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, आपके लिए कौन सी कंपनी ठीक है, ठीक है ना। पहले जो था ऊपर वाला चैप्टर था सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, मतलब अलग अलग बिजनेस एंटिटी, उसमें से आपने लेट से की कंपनी चूज कर ली। आपके पास क्या है कि क्या है, अब आपने क्या कर लिया? कंपनी चूज कर लिया। कंपनी चूज करने के बाद आपने क्या किया? कंपनी चूज कर लिया। अब जब आप कंपनी चूज करते हो कि मुझे तो कंपनी कंपनी क्या करना है? इनकॉर्पोरेट करना है, मुझे तो कंपनी बना के ही अपना बिजनेस करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। तो कंपनी बना के जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपके आगे चॉइस आएगी कि मुझे कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। प्राइवेट कंपनी करनी है, पब्लिक कंपनी करनी है, वन पर्सन कंपनी करनी है, या कोई ऐसी कंपनी है करनी है जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं जिसको, सेक्शन 8 कंपनी। या कोई अगर आपका प्रोड्यूसर कंपनी मतलब ये आपका कोई वैसा काम है, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम है, तो प्रोड्यूसर कंपनी। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी होती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन के लिए कैसे डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होकर यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन। जो कंपनी है उसकी डेफिनेशन बताई हुई है। हमने लास्ट क्लास में कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कंपनी होता क्या है। अगर मैं लेटिन वर्ड की बात करूँ, कम और पनिस। कम मतलब टुगेदर, पनिश मतलब खाना खाना, ब्रेड। तो एक बार क्या होता है कि जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल साथ बैठ के खाना खाता है, तो लैटिन वर्ड में इसका कंपनी कहते हैं। लैटिन वर्ड में उसको क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। और वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ, और बाद में एज पर द कंपनी लॉ इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 20 में आई, जिसका मतलब होता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। प्रीवियस कंपनीज एक्ट मतलब कोई भी 1956 या कोई भी कंपनीज एक्ट है, वो हो यहाँ पर चलता था। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, हमने अपना कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद क्या है? लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी। ये भी हमने पढ़ा था कि लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी होता क्या है, कंपनी के फीचर क्या है, कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है,
ये हमने कंपनीज एक्ट की जब क्लास शुरू की थी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। इसके बारे में हमने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी, ये सारे क्या है कंपनी के करेक्टरिस्टिक हैं। क्या है ये करेक्टरिस्टिक हैं कि कंपनी के करेक्टरिस्टिक हैं। डिटेल में हमने ये कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द काइंड्स ऑफ कंपनी दैट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनी में बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। इंडिया में क्या है मोस्टली क्या रहता है, 3 टाइप्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, ठीक है ना। ये भी 1% कंपनी भी एक तरह से क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन इसमें जो मेंबर होता है वो एक ही बंदा होता है। इसमें मेंबर जो होता है एक ही बंदा होता है। हमने कंपनी लॉ में भी इसको डिस्कस किया था। तो 3 टाइप्स ऑफ कंपनी हमारी कौन सी है, 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्टेट दैट कि भाई क्या है, अगर किसी को प्राइवेट पब्लिक कंपनी बनानी है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए, कि कितने लोग चाहिए उसके लिए, पर्सन चाहिए, मिनिमम 7। और प्राइवेट कंपनी के लिए हमें कितने चाहिए, मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2, और 1% कंपनी एक पर्सन ही क्या करेगा, फॉर्म करेगा कंपनी को। तो उसमें क्या होता है, 1% क्या होता है, मेंबर होता है। उसके बाद क्या है, वो अपने क्या करते हैं, सब्सक्राइब देयर नेम और इज नेम टू अ मेमोरेंडम एंड कंप्लाई विद द रेगुलेटर। तो वो अपने नाम क्या देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम में, अपने नाम वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद क्या है, अ कंपनी, अगर मैं लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करूं, जैसे ही हमने कंपनीज एक्ट की लास्ट क्लास में अपना पढ़ा वैसे ही इसमें भी पढ़ रहे हैं, ये सेम है। लाइबिलिटी के बेस पे जो हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी के बेस पे हमारी कंपनी 3 तरह की होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होता है, अनरजिस्टर्ड कंपनी क्या होता है। स्टैट्यूटरी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसमें क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो अंडर द कंपनीज एक्ट क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, और उसको ROC में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, और उस तरह से रजिस्टर्ड कंपनी होकर यहाँ पर चलती है। कंपनी में भी रजिस्टर्ड विद लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी कंपनी लॉ की क्लास में। आगे इसको पढ़ लेते हैं कि स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, और प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू दैम। तो ये कंपनी कौन सी होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी हो गई, या फिर कोई कॉरपोरेशन हो गया, या कोई रेलवे की कंपनी होगी, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी होगी। तो ये क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट में या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में क्या होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। लाइबिलिटी के बेसिस में हमने पढ़ा था अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है कि जिसमें मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जो उन्होंने शेयर्स हेल्ड किया है वो मायने नहीं रखता, उनकी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होकर यहाँ पर चलेगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है, मेंबर की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब कंपनी वाइंड अप में चली जाती है। मेंबर की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब कंपनी वाइंड अप में चली जाती है। वो क्या करता है, वो मेमोरेंडम में क्या करता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, वो अंडरटेक करके चलता है, वो गारंटी दे के चलता है कि वाइंड अप के टाइम पे वो डेट पे करने के लिए इतना अमाउंट क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करके यहाँ पर चलेगा। फिर होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसमें क्या होता है, कंपनी की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी, मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितनी उसके शेयर्स पर अनपेड अमाउंट होता है, जितना उसका शेयर पर क्या होता है, अनपेड अमाउंट होता है। तो वो हमने अपनी कंपनी लॉ की क्लास में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। अदर फॉर्म ऑफ कंपनी कौन सी होती है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी, जिसका ऑब्जेक्ट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो क्या होता है, इसका मेनली ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू प्रमोट द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, एजुकेशन। तो इनका ये क्या होता है, वो होके यहाँ पर चलता है, ऑब्जेक्ट होके चलता है, और जो भी ये प्रॉफिट जनरेट करेंगी अपने बिजनेस से,
तो उसको फर्दर किस में लगाएंगी, जो इनका ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने में लगाएंगी। और ये किसी तरह से भी जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उसको रिस्ट्रिक्शंस है, प्रॉपरली क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, ये प्रॉपरली प्रोहिबिटेड है कि ये अपने मेंबर्स को क्या नहीं कर सकते, अपना प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फॉरेन कंपनी क्या होती है, जो सेक्शन 2 क्लोज 42 कहता है, फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट भी कह देते हैं, जो आउटसाइड इंडिया में क्या होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती है, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कोई ब्रांच के थ्रू, लाइजनिंग ऑफिस के थ्रू, या किसी एजेंट के थ्रू, या वर्चुअली फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंडिया में है, वो इंडिया में अपना क्या करती है, बिजनेस करके यहाँ पर चलती है। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, प्रोड्यूसर कंपनी की जो डेफिनेशंस है, जो प्रोड्यूसर कंपनी का सेक्शन है, सेक्शन 378A of the Companies Act. Producer company means a body corporate having the object or activity specified in section 378B and registered as a producer company under this act, under the Companies Act, under this act मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये मतलब जिसका ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट वो सेक्शन 378B जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रॉपरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। निधि कंपनी क्या होता है, निधि कंपनी क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ एसोसिएशन ऑफ पीपल मिलकर अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, एक कंपनी बना के यहाँ पर चलते हैं, जिसको वो क्या कहते हैं, निधि कंपनी का नाम दे के यहाँ पर चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं, पैसे आपस में क्या करते हैं और इकट्ठा करते हैं और एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निधि कंपनी क्या यहाँ पर चलते हैं। अ निधि इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन विच इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देयर कोर बिजनेस इज बोरिंग एंड लैंडिंग मनी ओनली अमंग द मेंबर्स। कि मतलब क्या होता है कि जो भी एसोसिएशन पर्सन, जो इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं निधि के, वो क्या करते हैं कि भाई जिसी को भी, जिस मेंबर को भी पैसे की जरूरत है तो वो पैसा यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना बोरो करके यहाँ पर चल सकता है। उस निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि ये अपने आपसी जो है, अपनी चीज़ें, अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे जो प्रॉपरली इनके मैनेज रहे हैं, अब आपसी उस चीज़ के लिए ये क्या कर लेते हैं, निधि एक तरह से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो जिनका मेजरली काम क्या रहता है, लैंडिंग एंड बोरिंग टू द मेंबर, वो मेंबर के बीच में रह के यहाँ पर चलता था। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के नाम से जाना जाता है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कहते हैं या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी जो भी है। लिस्टेड कंपनी मतलब कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड होती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी कह के यहाँ पर चलते हैं। स्मॉल कंपनी हमने पढ़ा था कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है अदर देन पब्लिक कंपनी, इट इज़ अ टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 4 करोड़ या सच हायर अमाउंट जो कि 10 करोड़, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 करोड़ तक इसका क्या हो सकता है, पेड अप शेयर कैपिटल का क्या हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट होकर यहाँ पर चल सकता है। और दूसरा क्या है, एंड टर्नओवर, जिसका जो मैक्सिमम टर्नओवर होगा एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना होगा, 40 करोड़ होगा, या सच हायर अमाउंट हैज़ में बी प्रिस्क्राइब्ड, बट वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात होगी यहाँ पे। उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज़ के ऊपर ये जो सेक्शन 8 वाली डेफिनेशन, ये सॉरी स्मॉल कंपनी वाली डेफिनेशंस हैं एप्लीकेबल नहीं होती। तो वो सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इनके ऊपर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन नहीं लगती। या कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, उस पर भी क्या है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन नहीं लगती। या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट में क्या होती है, गवर्न होती हैं, तो उस पर भी क्या नहीं लगती, अपना स्मॉल ये क्या है, जो डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की लग के नहीं चलती। प्राइवेट कंपनी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपना कंपनी लॉ की क्लास में। कंपनी लॉ की क्लास में हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 की, जिसकी आर्टिकल में क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशंस होती हैं। कि भाई रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि भाई वो उनके जो रिस्ट्रिक्शंस किस रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि भाई जो उनके शेयर्स हैं वो क्या नहीं है, कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफरेबिलिटी जो है शेयर्स की वो रिस्ट्रिक्टेड है एज पर दी आर्टिकल। प्रोहिबिशन क्या है, कि भाई प्रॉपरली कि क्या है कि प्राइवेट कंपनी कोई भी इनविटेशन प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, कोई ऑफर नहीं दे सकती कि आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, ऐसे किस तरह से कोई इनविटेशन या प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। और उसके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो मेंबर होंगे वो कितने होते हैं, 200 होते हैं। और मिनिमम किसी प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको 2% की जरूरत होती है, और मैक्सिमम लिमिट इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितनी होती है, 200 की होकर यहाँ पर चलती है। इसको
प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज 71 में, पब्लिक कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, जिसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं, जो पब्लिक में क्या कर सकती है, इन्विटेशन प्रोस्पेक्टस इशू करके वो कर सकती है, और जो अपनी सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी करवा के यहाँ पर चल सकती है। 1% कंपनी क्या होता है, 1% कंपनी की 1% कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मेंबर होता है उसको क्या कहते हैं, 1% कंपनी कहते हैं। क्या यहाँ पर चलते हैं, ये क्या है, एक तरह से प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है, बट इसमें जो मेंबर होता है, मेंबर वो क्या होता है, एक ही पर्सन होकर यहाँ पर चलता है, एक ही पर्सन होकर यहाँ पर चलता है। वो मेंबर एक पर्सन स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और कंपनी 1% कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो गई तो मेंबर एक पर्सन होगा। अगर वहाँ पे कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ तो वो जो मेंबर होगा वही क्या किया जाएगा, डायरेक्टर कंसीडर किया जाएगा, डायरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। 1% मतलब वही डायरेक्टर वही मेंबर वो यहाँ पर चल सकता है। और जो ये मेंबर है अपना क्या करेगा, एक नॉमिनी भी क्या करेगा, अपॉइंट करके यहाँ पर चलेगा, नॉमिनी भी अपॉइंट करके यहाँ पर चलेगा कि इन केस अगर क्या होता है, इन केस अगर क्या होता है मेंबर की डेथ हो जाए तो वो नॉमिनी है वो क्या होगा, मेंबर बन के यहाँ पर चलेगा। वोटिंग राइट क्या है, मेंबर के पास होती है, लेकिन नॉमिनी तभी वोट क्या कर सकता है, वोटिंग राइट एग्जीक्यूट कर सकता है जब क्या है, मेंबर जो है इनकैपेबल हो, इनकैपेसिटी हो मेंबर की किसी भी रीजन की वजह से, तो वो नॉमिनी के पास राइट है तो तब उसके पास वोटिंग राइट आके यहाँ पर चलता है। तो इस तरह से 1% कंपनी है। करेक्टरिस्टिक एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई 1% कंपनी मेन इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं 1% कंपनी की, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होकर यहाँ पर नहीं चलता। दूसरा क्या है, जो मेमोरेंडम होता है 1% कंपनी का, शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन with his prior written consent in the prescribed form, who shall in the event of subscriber is death। ये नॉमिनी होता है, ये कौन होता है, नॉमिनी होता है, ये नॉमिनी, कि भाई जो मेंबर है वो को क्या करेगा, वो क्या करेगा, नॉमिनी अपॉइंट करेगा, जो क्या होगा, सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाए या उसकी इनकैपेसिटी हो जाए टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, एंड द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द ROC और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द 1% कंपनी अलोंग विद इट्स मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। मतलब जो उससे जो नॉमिनी है वो अपनी क्या करेगा, रिटन कंसेंट ROC में एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करके यहाँ पर चलेगा कि भाई मैं क्या हूँ, अग्री हूँ टू बिकम नॉमिनी ऑफ दैट। The word 1% company shall be mentioned in the bracket below the name of the such company wherever its name is printed, affixed or engraved। कि भाई 1% कंपनी के साथ 1 OPC क्या होता है, ब्रैकेट में उसके नाम के नीचे लग के यहाँ पर चलता है। इन रिलेशन टू 1% कंपनी द एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर और कंपनी। कि मतलब जो एनुअल रिटर्न होती है या तो वो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर 1% कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन साइन करेगा, सिर्फ वो डायरेक्टर साइन करके यहाँ पर चलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 114 in respect of any business which is required to be transaction at an annual general meeting or other general meeting of a company by means of an ordinary or special resolution, it shall be sufficient in case of 1% company the resolution is communicated by the member to the company and entered in the minute book required to be mentioned under the section 118। 118 क्या है, मिनट्स का सेक्शन है, and signed and dated by the member and such date shall be deemed to be the date of meeting for all the purpose of। क्योंकि देखो क्या है कि 1% कंपनी क्या होती है, एक ही क्या होता है, बंदा होता है, तो एक ही बंदा क्या करेगा, मतलब कोई मीटिंग तो किसी तरह से तुक नहीं बनता ना। मीटिंग होने के लिए मिनिमम दो बंदे तो चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी के केस में आपको कोरम जो रहती है आपकी वो 7 मेंबर होने चाहिए आपके, ठीक है ना। जो कोरम आपकी रहती है इस तरह से, वो कोरम आपकी प्रॉपरली क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। बट 1% कंपनी के केस में एक ही बंदा होता है, वो एक ही बंदा जो भी अपना डिसीजन लेता है, जो भी रेजोल्यूशन पास करता है, वो क्या करेगा, कंपनी को बता देगा, और उसके बाद जो भी उसका रेजोल्यूशन होगा रिकॉर्डेड हो जाएगा, और रिकॉर्डेड हो जाएगा मिनट्स में, और जो भी डेट मेंशन होगी, जो भी डेट मेंशन होगी वही डेट हम मान लेंगे कि वही डेट क्या है, मीटिंग है, मीटिंग जो जनरल मीटिंग जिस की डेट वही हम कंसिडर करके यहाँ पर चलेंगे। Notwithstanding anything contained in this act, where there is any only one director on a board of director of a 1% company in respect of any business which is required to be transact at a meeting of board of director, सेम क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी सेम होके यहाँ पर चलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी सेम होके यहाँ पर चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ
द बोर्ड बाय वन डायरेक्टर फॉर सबमिशन टू द ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट देयर ऑन, कि मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कौन साइन करके यहाँ पर चलेगा, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर दे हैव साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय ओनली वन डायरेक्टर। ये मतलब क्या है कि जो वो एक डायरेक्टर है तो वही क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। मतलब क्या होगा, जो वो डायरेक्टर साइन करने से पहले बोर्ड में क्या होगा, अप्रूव होगा और उसको फिर सबमिट कर दिया जाएगा किसको, ऑडिटर को। उसके बाद क्या है, अ 1% कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडोप्टेड बाय द मेंबर। जो 1% कंपनी है शैल फाइल अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडोप्टेड बाय इट्स मेंबर अलोंग विथ all the document which are required to be attached to its financial statement within 180 day from the closure of the financial year। कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके 180 डेज के अंदर क्या करेगी 1% कंपनी ओपीसी, क्या करेगी, वो फाइल करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडोप्टेड बाय द मेंबर, किस वो फाइल करके यहाँ पर चलेगी, आरओसी में फाइल करके यहाँ पर चलेगी। उसके बाद क्या है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड द डोरमेंट कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव comply with the provision of section if at least one meeting of the board of director has been conducted in each half of the calendar year and the gap between two meeting is not less than 90 days। ये मतलब क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, हाफ ईयर बेसिस पे एक मीटिंग होनी चाहिए और साल में क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 मीटिंग होनी चाहिए और जो गैप होगा मीटिंग का वो 90 डेज़ का होकर यहाँ पर चलना चाहिए। तो इस तरह से इसके क्या होते हैं, 1% कंपनी के करेक्टरिस्टिक होकर यहाँ पर चलते हैं। आगे बात करते हैं निधि कंपनी। निधि कंपनी हमने पढ़ा कि क्या होता है निधि कंपनी। हमने निधि कंपनी के बारे में पढ़ा कि भाई अगर हम बात करें सेक्शन 455 ठीक है ना, तो अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंगली तो जो ये बात थी निधि कंपनी की, निधि कंपनी में हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े, निधि कंपनी में हमने क्या पढ़े, करेक्टरिस्टिक पढ़ के यहाँ पर चले। तो निधि कंपनी के करेक्टरिस्टिक होते क्या हैं एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी निधि कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी एंड शैल हैव द एटलीस्ट निधि लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। मतलब क्या होना चाहिए, इसके नाम के पीछे क्या होना चाहिए, निधि लिमिटेड होना चाहिए और इसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख की होनी चाहिए। एवरी निधि शैल within a period of 120 days from the date of incorporation file an application in form NDH for ensure that it has not less than 200 member and net on fund of 20 lakh rupees और मोर। कि मतलब इसको 120 दिन के अंदर अंदर NDH फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी होती है, एप्लीकेशन फाइल करनी होती है किसको, आरओसी को, कि भाई इसके जो मेंबर हैं वो 200 से कम नहीं है और इसके जो नेट ऑन फंड है वो 20 लाख से या उससे ज़्यादा है, उसके जो क्या है 20 लाख या उससे ज़्यादा इसके नेट ऑन फंड हैं। उसके बाद क्या है, शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट। एवरी निधि शैल इशू फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ नॉट लेस देन 10 रुपीज़ ईच, कि मतलब वो करके यहाँ पर चलेगी। नो सर्विस चार्ज शैल बी लेविड फॉर द इशू ऑफ शेयर। एवरी निधि शैल अलॉट टू ईच डिपॉजिट होल्डर एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर और अ शेयर इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़। तो ये बात आ गई यहाँ पे समझ। मेंबरशिप ऑफ निधि, निधि शैल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट हैज अ मेंबर। साफ मना किया हुआ है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रस्ट निधि का मेंबर नहीं बन सकता। एवरी निधि शैल इंश्योर दैट इट इज मेंबरशिप इज नॉट रिड्यूस टू लेस देन 200 मेंबर एट ओनली टाइम। तो मैं इसके मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 200। ए माइनर शैल नॉट बी एडमिट एज अ मेंबर ऑफ अ निधि। इट मे बी नोटेड दैट डिपॉजिट may be accepted in the name of minor if they are made by the natural or legal guardian who is a member of निधि। ठीक है ना, कि भाई क्या क्या कहना चाहिए कि भाई अगर किसी माइनर का डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ है, किसी माइनर का डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ है तो क्या है, अगर तो फिर क्या होगा, तो उसके गार्जियन का नाम भी क्या होगा, प्रॉपरली एंटर होकर यहाँ पर चलेगा। ए मेंबर shall not be transfer more than 50% of his shareholding during the subsistence of such loan or deposit as the case may be, provided that the member shall retain the minimum number of share। कि भाई उसके मिनिमम नंबर ऑफ शेयर जो होने चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर प्रॉपरली क्या होंगे, रिटेन होंगे, यहाँ पर चलने चाहिए। वो अपनी 50% एक साथ जब वो लोन चल रहा है उसका, जब डिपॉजिट चल रहा है, ठीक है ना,
उसकी 50% अपनी शेयर होल्डिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपनी 50% शेयर होल्डिंग को एक साथ वो ट्रांसफ़र तब नहीं कर सकता। ब्रांचेस ऑफ निधि, ब्रांचेस ऑफ निधि क्या होती है? अ निधि में ओपन ब्रांच ओनली इफ इट हैज़ अर्न नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अ निधि में ओपन अप टू 3 ब्रांच विद इन द डिस्ट्रिक्ट। कि मतलब क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक निधि क्या कर सकती है, 3 ब्रांच ओपन कर सकती है, लेकिन क्या है कि पिछले 3 सालों में उसका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉपरली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए निधि। उसके बाद क्या है, टैक्स देने के बाद भी उसके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए 3 साल के अंदर अंदर, पिछले 3 सालों में। इफ अ निधि प्रपोज टू ओपन अ मोर देन 3 ब्रांच विद इन द डिस्ट्रिक्ट और एनी ब्रांच आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, इट शैल ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द आरडी इन फॉर्म NDH-2। कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई निधि अपनी ब्रांच 3 ब्रांच से ज़्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में खुलवाना चाह रही है या अपनी किसी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके कोई ब्रांच खोलना चाह रही है, तो उसको आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी NDH-2 में, विद फीस एंड एन इंटीमेशन टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार अबाउट ओपनिंग ऑफ एवरी ब्रांच विद इन 30 डे ऑफ सच ओपनिंग। कि मैं जैसे जैसे वो लिमिट से ज़्यादा, वैसे तो 3 है लेकिन उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या बाहर कहीं भी अपनी ब्रांच ओपन कर रही है, तो पहले तो वो आरडी से अप्रूवल लेगी, एप्लीकेशन लगाएगी और साथ ही साथ आरओ को भी इन्फॉर्म करेगी 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे जैसे वो अपनी ब्रांच ओपन करेगी। निधि शैल नॉट ओपन अ ब्रांच आउटसाइड द स्टेट वेयर इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। बट निधि क्या है, जिस स्टेट में उसका क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट से बाहर वो अपनी ब्रांच ओपन करके नहीं चल सकती। निधि शैल नॉट ओपन ब्रांच अनलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आर फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। वो तब तक भी ओपन नहीं कर सकती जब तक उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी अपनी एनुअल रिटर्न है, ठीक है ना, अप टू डेट, अगर जहाँ भी उसने नॉन कंप्लाइंस किया है तो वहाँ पे वो अपनी कोई भी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती। ये वाला जो बता रखा है प्रोविज़न कि आप ब्रांच नहीं ओपन कर सकते। निधि शैल नॉट क्लोज एनी ब्रांच अनलेस द प्रपोजल टू क्लोज द ब्रांच अलोंग विद द प्लान has to how the existing deposit have been or shall be paid off and how the existing loan shall be received is duly approved by the board at a meeting। पहले तो ये होगा कि भाई जो भी डिपॉजिट्स के बारे में है वो सारे का सारा अप्रूवल्स होगी मीटिंग के अंदर। इट हैज़ ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ आरडी, मतलब क्लोज करवाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, NDH-2 में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद फीस एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू सच क्लोजर। बंद करने के 60 दिन से पहले आपको NDH-2 में आरडी को क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल ऑब्टेन करके यहाँ पर चलनी पड़ेगी। आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द आरडी, आफ्टर ऑब्टेनिंग जब आप एक बार अप्रूवल ले लोगे आरडी की, पब्लिश ऑन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज, इन द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ ये बिजनेस कर रही है, एटलीस्ट 30 डे प्रायर टू सच क्लोजर इन्फॉर्म करेगी पब्लिक को अबाउट सच क्लोजर। मतलब क्या है कि भाई जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी आरडी से, तो साथ ही साथ ये क्या करेगी, क्लोज करने के 30 दिन पहले वो क्या करेगी, रीजनल लैंग्वेज में क्या देगी, जहाँ पर भी कंपनी बिजनेस निधि कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में क्या देगी, उस एडवर्टीजमेंट देगी, उस क्लोजर के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करके यहाँ पर चलेगी। फिर क्या है, फिक्स अ कॉपी ऑफ सच advertisement or a notice information such closure of the branch on the notice board of the nidhi for a period of at least 30 days from the date on which the advertisement was published। कि मतलब 30 दिन के तक एटलीस्ट 30 डे वो क्या करेगी, अपने जो भी निधि कंपनी का जहाँ पे भी उसका ब्रांच है वहाँ के नोटिस बोर्ड पे उस एडवर्टीजमेंट को फिक्स करके यहाँ पर चलेगी। गिव एन इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डे ऑफ सच क्लोजर, जैसे ही क्लोज कर देगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इंटीमेट करके यहाँ पर चलेगी, आरओसी को इंटीमेट करके चलेगी। तो इस तरह से क्या रहेगा, ये अपना ब्रांचेस के रिगार्डिंग इसके प्रोविज़न रख के यहाँ पर चलेंगे। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कैसे रहती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या एक निधि कंपनी किस तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करेगी। रूल 13 ऑफ द निधि रूल्स 2014 प्रोवाइड दैट फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द निधि शैल बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ। कि मतलब जो निधि कंपनी है वो जो जो एफडी है, एफडी जो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है, उनको मिनिमम
6 महीने का पीरियड होता है उनका, और मैक्सिमम कितना रहता है, 60 मंथ का रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 months and a maximum period of 60 months. In case of recurring deposit relating to the mortgage loan, the maximum period of the recurring deposit shall be corresponding to the repayment period of such loan. मतलब अगर कोई भी, वैसे तो रिकरिंग डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड कितना होता है, 12 महीने होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 60 महीने होता है। लेकिन अगर कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट किसी मॉर्गेज लोन से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम पीरियड उसका जब जो है रिपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली रहता है कि जब रिपेमेंट जितने पीरियड तक की रिपेमेंट रहेगी, तो लेट्स से कि आपका मॉर्गेज लोन 12 महीने का है, या 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, वट, तो उसी पीरियड के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, आपकी रिकरिंग डिपॉजिट भी रह के यहाँ पर चलेगी। थर्ड पॉइंट है द मैक्सिमम बैलेंस इन द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एट एनी गिवन टाइम qualifying for interest shall not exceed 1 lakh rupees at any time at any point of time, and the rate of interest shall not exceed 2% above the rate of interest payable on the saving bank account by the nationalized bank। जो मैक्सिमम बैलेंस होगा सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है ना, जो मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट में एट अ गिवन टाइम क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड, कितना नहीं होना चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से ज़्यादा नहीं होगा, 2% से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है, द निधि में ऑफर इंटरेस्ट एट अ ऑन फिक्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब बाय द RBI फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है ना, कि जो NBFC के लिए मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI ने डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा क्या है, निधि ऑफर नहीं करेगी अपने डिपॉजिट पे किसी तरह से इंटरेस्ट, चाहे वो फिक्स पे हो चाहे वो रिकरिंग पे हो। ये बात करती है कि किस तरह से एक निधि कंपनी अपनी FD डिपॉजिट करेगी, कितना पीरियड होगा, किस तरह से सारी चीज़ें होकर यहाँ पर चलेगा, तो वो बात करके यहाँ पर चलता है। उसके बाद बात करते हैं अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट बाय द निधि। Under Rule 14 of the Nidhi Rule 2014, every Nidhi shall invest and continue to keep invested in unencumbered term deposit with a scheduled commercial bank other than a cooperative bank or a regional rural bank, or post office deposit in its own name an amount which shall not be less than 10% of the deposit outstanding at the closure of the business on the last working day ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ। ठीक है ना, कि सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे कि भाई 10% जो उसकी डिपॉजिट है उसका जो वो क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अनकम्पर्ड डिपॉजिट में। अनकम्पर्ड डिपॉजिट में कि भाई वो अनकम्पर्ड मतलब सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, अनकम्पर्ड तो उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स में क्या करके चलेगी, इन्वेस्ट करके यहाँ पर चलेगी। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ अनफोर्सिन कमिटमेंट टेम्परेरी विड्रोवल में भी परमिट, कि भाई क्या होता है कि कई बार इमरजेंसी हो जाती है तो टेम्परेरी क्या होती है, विड्रोवल क्या कर सकती है, जो ये निधि हैं वो करके यहाँ पर चल सकती हैं। मे बी विड्रोवल में भी परमिट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द RD by making an application in NDS 2 for the purpose of repayment to the depositor, subject to such condition and the time limit which may be specified by the RD to ensure restoration of the prescribed limit of 10%। तो वो RD की टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको विड्रॉवल की क्या मिल जाएगी, परमिशन मिलके यहाँ पर चलेगी। लोन बाय निधि क्या होता है, लोन बाय निधि अकॉर्डिंग टू द रूल 15 अ निधि शैल प्रोवाइड लोन ओनली टू इट्स मेंबर। क्या है, निधि क्या है जो सिर्फ किसको लोन दे सकती है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे। निधि किसको लोन दे सकती है, जो भी निधि के मेंबर होंगे, क्योंकि म्यूचुअली बेनिफिट होता है, जो भी इसको मेंबर होते हैं उन्हीं में लैंडिंग बोरिंग चलती है, आउटसाइड जो भी मेंबर से अदर देन मेंबर है उसको नहीं दे सकती। जो निधि जो लोन देगी वो सिर्फ मेंबर को देगी। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर लोन शैल बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर हुज नेम अपीयर फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। द लोन गिवन बाय द निधि टू द मेंबर शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट, नेमली 2 लाख 2 lakhs where the total amount of the deposit of such निधि from its member is less than 2 करोड़ रुपये है। 2 करोड़ रुपये से अगर कम है तो उसको 2 लाख का लोन मिलेगा। 7 लाख
50,000 rupees where the total amount of the deposit of such nidhi from its member is more than 2 crore but less than 20 crore. 12 lakh rupees where the total amount of the deposit of such nidhi from its member is more than 20 crore rupees but less than 50 crore rupees, and 15 lakh rupees where the total amount of the deposit of such nidhi from its member is more than 50 करोड़ रुपए। तो इस तरह से क्या है, ये एक लिमिट बता रखी है कि अगर आपके जो डिपॉजिट्स का अमाउंट इतना है तो आपको अकॉर्डिंगली मेंबर को क्या मिलेगा, लोन इस अमाउंट पे मिलेगा। ठीक है ना, ये इसमें बता रखा है प्रॉपरली। उसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन गिवन बाय द निधि, कि भाई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना होगा, जो लोन जो है एक निधि कंपनी अपने मेंबर्स को देगी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन एनी लोन गिवन बाय द निधि शैल नॉट एक्सीड 7.5%, shall not exceed 7.5% above the highest rate of interest offered on deposit by the Nidhi, and shall be calculated on reducing balance method. The Nidhi shall charge the same rate of interest on the borrower in respect of the same class of loan, and the rate of interest of all classes of loan shall be prominently displayed on the notice board of the registered office and each branch of the Nidhi. मतलब क्या है कि जो हाइयर जो रहेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 7.5% रहेगा। ठीक है ना, 7.5%। और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निधि चार्ज करेगी या जो भी क्या करेगी लोन पे, तो वो प्रॉपरली अपने किस पे, डिस्प्ले बोर्ड पे जो वहाँ का नोटिस बोर्ड है उस पर प्रॉपरली मेंशन करके यहाँ पर चलेगी। डायरेक्टर इन अ निधि, द डायरेक्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ द निधि। The director of a Nidhi shall hold office for a term up to 10 consecutive years on the board of their Nidhi. The director shall be eligible for reappointment only after the expiration of 2 years of ceasing to be a director. कि मतलब अगर उसने अपनी टर्म कंप्लीट कर ली तो रीअपॉइंटमेंट उसकी कब होगी, जब उसने 2 साल आफ्टर, जब उसकी टर्म कंप्लीट होने के बाद 2 साल के बाद वो क्या हो सकता है, रीअपॉइंट होकर यहाँ पर चल सकता है। Where the tenure of any director in any case has already been extended by the central government, it shall terminate on the expiry of such extended period. The person to be appointed as a director shall comply with the requirement of director identification number. All the director of the company shall fulfill the fit and the proper person criteria. मतलब जो भी जो डायरेक्टरशिप वाले प्रोविजंस हैं वो प्रॉपरली क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन फॉलो करके यहाँ पर चलने पड़ेंगे। डिविडेंड, एंड निधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25%, की मतलब 25% जो प्रॉफिट होता है उसके 25% से ज़्यादा एक निधि क्या नहीं कर सकती, उस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर करके यहाँ पर नहीं चल सकती। तो इस तरह से ये क्या था, निधि कंपनी के बारे में था कि निधि कंपनी किस तरह से क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, उसके शेयर कैपिटल के बारे में क्या रहेगा, शेयर कैपिटल कितना, शेयर कैपिटल एक जो शेयर्स है मिनिमम कितना शेयर होल्ड करके चल सकते हैं, मेंबरशिप क्या रहती है, ब्रांच ऑफिस के बारे में पढ़ा हमने, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की निधि किस तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और उसको अनकम्पर्ड मतलब अनसिक्योर्ड, अनकम्पर्ड मतलब अनसिक्योर्ड डिपॉजिट क्या करवाना पड़ेगा उसको, किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 10%, जो 10% उसके बाद जो जितना भी डिपॉजिट आता है उसका जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका 10% उसको क्या करना पड़ेगा, किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पोस्ट ऑफिस में एक अलग अकाउंट खुलवा के उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो एक फिक्स पीरियड के लिए होगा। बट क्या होता है कि एक 10% वाला जो लिमिट है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन कई बार इमरजेंसी आ जाती है तो उसको आरडी की अप्रूवल लेनी होगी कि अगर टेम्परेरी अगर वो विड्रॉ कराना चाहे तो रिपेमेंट करने के लिए मेंबर्स की डिपॉजिट्स का, तो वो कर सकती है। कि निधि किस तरह से अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है, क्या कितना कितना लोन किन सिचुएशन में दे सकती है वो हमने पढ़ा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 7.5% होकर यहाँ पर चलेगा। ठीक है ना, वो सारे का सारा, और सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी कंपनी, जो भी निधि कंपनी जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो भी बताए हुए हैं निधि कंपनी ने, तो वो सारे अपने नोटिस बोर्ड पे मेंशन करके चलेगी। और डायरेक्टर कौन होते हैं निधि कंपनी के, तो वो हमने पढ़ा कि डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट होते हैं। डायरेक्टर मेंबर्स में से ही जो होते हैं, मेंबर जो होते हैं वही क्या हो सकते हैं, उनमें से ही क्या हो सकते हैं, डायरेक्टर अपॉइंट होकर यहाँ पर चल सकते हैं। एक टर्म जो डायरेक्टर की होती है 10 साल की होती है, रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके जब उसकी टेन्योर ख़त्म हुआ उसके 2 साल के ख़त्म होने के बाद, मतलब 2 साल जिस दिन वो डायरेक्टर
क्या हुआ, सीज़ हुआ, सीज़ होने के 2 साल के बाद ही वो क्या हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है। लेकिन कई सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पीरियड को एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन फिर उसकी टर्म कब एक्सपायर होगी, जब वो एक्सटेंडेड पीरियड क्या होगा, एक्सपायर होकर यहाँ पर चलेगा। तो इस तरह से हमने निधि के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको फिर अपनी कंप्लीट करके यहाँ पर चलेंगे कि आगे कौन कौन सी हमने कंपनी पढ़नी है। जैसे 1% कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है ना, फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये सारे का सारा और मेमोरेंडम एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको स्टार्ट करके यहाँ पर चलेंगे। आज की क्लास में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फिर इसको फिनिश करके चलेंगे। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आगे भी आपको फर्दर ही ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।